सुप्रभात बेटा। आज हम मौलिक अधिकारों के अध्याय में अंतिम जो मौलिक अधिकार है उसका अध्ययन करेंगे, जिसको कि हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कह सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा का कार्य भी करता है। इसलिए यह अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखता है। हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं उनके सजग प्रहरी का नाम हम इसे दे सकते हैं। अब हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु, अर्थात हमें जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे भारत के नागरिकों को, वो सभी सुचारू रूप से हर नागरिक को मिले, इसके लिए उच्चतम न्यायालय में समावेदन का अधिकार दिया है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय विशेष रूप से निम्न आदेश या लेख जारी करता है, अर्थात ये जितने भी हमारी रीट है या हम इसको याचिका कह सकते हैं, इनके द्वारा हमारे अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। सबसे प्रथम बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को विधि की अनुमति के बिना बंदी बनाकर रखा जाता है तो जिसने उस व्यक्ति को बंदी बना रखा है उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय यह आदेश जारी करता है कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तथा बंदी बनाए जाने के कारणों का उल्लेख करे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे देश में किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। तो ये सर्वप्रथम रीट न्यायालय के द्वारा दी जाती है या आदेश याचिका दी जाती है कि जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष अर्थात 24 घंटे में प्रस्तुत करें। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। न्यायालय द्वारा किसी भी शासक, न्यायालय, निगम या सार्वजनिक अधिकारी को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए कि जो भी हमारे अधिकारी हैं, न्यायालय, निगम, उनमें से उनके जो अधिकारी हैं उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया गया आदेश या अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर उसे उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया गया आदेश परमादेश कहलाता है। अगर कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है तो उस शर्त में भी यह परमादेश दिया जाता है, और अगर कोई अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य कर रहा है तो उसे भी इस तरीके का आदेश दिया जा सकता है। उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या निषेध करना। किसी कनिष्ठ न्यायालय के अधिकरण या अधिकारी को जारी किया गया आदेश कि उसके अधीन विचाराधीन प्रकरण से संबंधित कार्यवाही के कागजात उच्चतम न्यायालय को भेजे। अर्थात जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं, अगर वो ऐसे किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तो उच्चतम न्यायालय उत्प्रेक्षण लेख के द्वारा उसके इस कार्य को रोक सकता है और वहाँ से कागजात अपने पास मंगवा सकता है। हमारी अगली जो रीट है उसको हम कहेंगे निषेध। किसी न्यायालय या अधिकरण में चल रहे विचार को रोकने का आदेश, कि किसी न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है तो उसको अगर रोकना है तो भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा इससे रोका जा सकता है। अधिकार प्रच्छा।
किस अधिकार से, इसे हम ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए हुए सार्वजनिक पद को, कि अगर कोई व्यक्ति उस पद के लायक नहीं है और उसने गलत तरीके से उस पद को धारण कर रखा है, तो न्यायालय ये पूछने का अधिकार रखती है कि वह किस विधि के अनुसार उस पद को धारण किए हुए है। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी बड़े पद पर अवैध रूप से कार्य करता है तो हमने सारे ही मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। इसमें हमारा जो अंतिम अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये महत्वपूर्ण था और इसी के साथ ही सारे मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है, लेकिन जब हमारा संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर वाद विवाद चल रहा था, उसी समय इनकी व्यावहारिकता, उपयोगिता तथा यथार्थता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो अब हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी कुछ विद्वानों द्वारा इसकी आलोचनाएं भी की गई है कि भारत में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। इसे हम मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन या आलोचना दोनों ही कह सकते हैं। पहली हमारी आलोचना है संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में काम प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, विशेष परिस्थितियों में राज्य से सहायता प्राप्त करने के अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया। दूसरा जो इसकी आलोचना है कि मूल अधिकारों पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि ऐसा लगता है कि एक हाथ से संविधान दिए गए मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरे हाथ से छीन लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है, इसकी तीसरी आलोचना कि आपातकाल में स्थगित किए जा सकते हैं। यह तो न्यायोचित लगता है, पर शांति काल में भी कभी कभी इनके स्थगन का प्रावधान मूल अधिकारों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अगला जो हमारा आलोचना है वो है मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून वैध हैं या नहीं, चाहे वे नागरिकों के हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका पर उसकी निरंकुशता पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। निवारक निरोध हम पढ़ चुके हैं कि संदेह की दृष्टि से किसी को जब बंदी बनाया जाए उसको निवारक निरोध कहते हैं। शांति काल में भी मौलिक अधिकारों का स्थगन आदि व्यवस्थाएं नागरिकों पर लगातार मानसिक दबाव बनाए रखने की व्यवस्था है। H.V. कामत कहते हैं, जिस शांति की परिकल्पना की गई वह कब्र और रेगिस्तान की शांति हो सकती है। निवारक निरोध के संबंध में प्रोफेसर पायली ने कहा है, यह प्रजातंत्र के सुंदर मुखड़े पर एक कलंक की तरह लगा हुआ है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था संविधान में राष्ट्र व समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई। व्यवहारिक दृष्टि से इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए भी किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए हुआ है, ऐसे हमारे आलोचक कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखने, पढ़ने व सुनने में अत्यंत सुखद लगता है, पर इसके लिए जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक वातावरण की आवश्यकता थी वह तो तैयार हुआ ही नहीं। ये कहा गया है कि जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं शोषण के विरुद्ध, तो वो दिखने में जितने सुंदर लगते हैं, व्यवहारिक रूप से उनकी कार्य रूप में परिणति के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। दरिद्रता, विषमता,
बेरोजगारी, अशिक्षा, अज्ञान के वातावरण में बाल श्रम को जोखिम भरे काम से रोक पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। मौलिक अधिकारों में न्यायिक संरक्षण व सुरक्षा का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल तथा खर्चीली है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो वो न्यायालय में शरण ले सकता है, लेकिन हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है इतनी लंबी है कि वर्तमान में किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वो न्याय की आस लगाए बैठे ही रह जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में आरोप यह भी लगाया जाता है कि इनकी भाषा कठिन है, जिसे सामान्य जनता सरलता से समझ नहीं सकती। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचना इसको हम कह सकते हैं या मूल्यांकन इसको कह सकते हैं, जो कि हमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ याद करना है। अब उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान है और मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की परिस्थिति अल्पकालिक ही होती है। तो हमारा मौलिक अधिकारों का जो पाठ था, जो टॉपिक था, वो आज पूरा होता है। आज हमारा जो होमवर्क है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखिए तथा मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। जो आलोचनाएं हमने अभी पढ़ी है मौलिक अधिकारों की, वो आपको लिखनी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने मौलिक अधिकारों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के पाठ 2 में किया। अब हम मूल कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान में अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में इनको जोड़ा गया है। अधिकार व कर्तव्य का अनन्य संबंध है। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अधिकार की मांग करते हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे के अधिकार बन जाते हैं। अतः कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना करना संभव नहीं है कि अगर आप कर्तव्य नहीं निभाते हैं और अगर आप अधिकारों की मांग करते हैं तो ये संभव नहीं है। अगर आप अधिकार चाहते हैं तो आपको अपने नियत कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख था। मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। बाद में अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तथा उस समय इनकी संख्या 10 थी। बाद में 11वां मूल कर्तव्य 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अतः संविधान के चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ क जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे। भारत देश में रहने वाले ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने संविधान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, संस्थाओं आदि का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे व उनका पालन
करें। तीसरा पॉइंट है हमारा, भारत की प्रभुता अर्थात सर्वोच्चता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अभी हम इसका उदाहरण देख ही सकते हैं कि हमारे देश में जिस तरीके का संकट आया हुआ है, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो सरकार द्वारा कहे गए मार्ग पर चले, अर्थात उनके मार्गदर्शन का सम्मान करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारे देश में पुराने समय में काफ़ी ऐसी प्रथाएं थी, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। तो अगर ऐसी प्रथाएं हैं जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो तो उनको खत्म करें। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति व उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू ले। हमारा 11वां मूल कर्तव्य, जो कि 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में, वह है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक या संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अर्थात जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यतः दिलवाई जाए। तो ये 11वां मूल कर्तव्य हमारे कर्तव्यों की जो सूची है उसमें बाद में जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों का महत्व। मूल कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए आदर्श के रूप में जोड़े गए हैं। ये राष्ट्रहित व राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने वाले हैं। हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनका हमें सम्मानजनक रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें व्यक्ति को सभी तरह की स्वतंत्रताएं पूर्ण रूप से प्रदान की गई है, समान सभी को समझा गया है तथा हर क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानता दी गई है। तो जब हमारे देश में हमें इतने अधिकार दिए गए हैं, तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इन कर्तव्यों का पालन करें। संविधान में इनको सम्मिलित करने के पीछे कोई राजनीतिक या दलगत भावना नहीं थी। भविष्य में व्यक्ति इन कर्तव्यों को जानकर धीरे धीरे इनका पालन करने के अभ्यस्त हो जाएगा। अर्थात व्यक्ति धीरे धीरे इन सभी मूल कर्तव्यों को समझेगा, सम्मान करेगा तथा इनका पालन भी करेगा। और अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, या यूँ कहें कि हर व्यक्ति अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो हर व्यक्ति के अधिकार अपने आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कर्तव्य करने से अधिकार किसी के छीने नहीं जाएंगे। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य याद होगा तो उसके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे तथा देश में इससे शांति की व्यवस्था स्थापित होगी। तो हमारा मूल कर्तव्यों का
जो ये टॉपिक है वो आज पूरा हुआ। हमने मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर लिया है। मूल कर्तव्य का जो ये टॉपिक है ये आज हमारा पूरा हो गया है। अब हम नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। आज हमारा होमवर्क जो है वो होगा मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए तथा आपको इसके साथ ही यह भी लिखना है कि मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य में क्या संबंध है, अर्थात मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। तो इस बात को भी इसके साथ आपको लिखना है।